जब ट्रंप का ट्वीट आया था तब कई लोगों के रिएक्शंस आए थे, बड़े अचंभित होकर रिएक्शंस आए थे। और मुझे याद है अभी, क्योंकि उस वक्त दंगल का ही शो चल रहा था और अचानक वो ट्वीट आ गया और सब लोग अचंभित हो गए कि भाई ये कहां हो गया। गिनी चौधरी भी उसी शो में बैठी हुई थी, उनको याद होगा कि सब अचंभित हो गए कि अचानक ये सीज फायर कहां से हो गया। कहीं ट्रंप खेल बिगाड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, ये जो एक बात है ना कि अब टेरर और टॉक्स साथ में नहीं हो सकते। हमेशा टेरर के बाद टॉक्स हुए ही हैं। आप इतिहास में कोई भी वक्त निकाल के देख लीजिएगा, टेरर के बाद टॉक्स हुए हैं। और अगर पीओके पर भी बातचीत करनी है तो टॉक्स तो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो यह मामला कैसे सुलझेगा? क्या आपको लगता है कि एक बार सरकार को सामने आकर स्पष्ट शब्दों में डोनाल्ड ट्रंप को यह कह देना चाहिए कि भाई आप जिस तरीके से स्टेटमेंट दे रहे हैं वो ठीक नहीं है? क्योंकि हमने देखा है कई बार कि एस जयशंकर वेस्टर्न इंटरनेशनल कम्युनिटी को, वेस्टर्न कम्युनिटी को किस तरीके से दो टूक सुनाते हैं कि आपकी हेजीमनी नहीं चलेगी इस तरीके से। रजत सेठी। देखिए साहिल जी, मैं करीब 31 मिनट मैंने इंतजार किया है, तो मैं पेशेंटली अपना समय लूंगा। जी बट मैं जी आपको एक चीज जरूर बता देना चाहता हूं। जी। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, बट वो बाकी जो संप्रभुता सॉवरेन नेशंस हैं उनको कैसे ट्रीट करते हैं वो आपके दर्शकों को भली भांति मालूम है। कनाडा का जब प्रधानमंत्री उनसे मिलने जाता है तो कहते हैं तुम 51 स्टेट हो, हमारे तुम अलग देश हो ही नहीं। ग्रीनलैंड जो डेनमार्क का हिस्सा, उसको जाके बोल देते हैं कि हम तो तुमको ले ही लेंगे, सीधे नहीं आओगे तो युद्ध करके ले लेंगे। तो उनकी जो भाषा है थोड़ी सी संयमित नहीं है। और समस्या इसमें से जितने पैनलिस्ट बैठे हैं ना यहाँ पे, उनको सबको पता है कि जो अंडरस्टैंडिंग है, जो आपका डॉक्ट्रीन है, आपके फॉरेन पॉलिसी का डॉक्ट्रीन है, वो ट्रंप को उतनी नुएंसेस के साथ नहीं मालूम है। अरे आप उनको छोड़िए, आप सीएनएन को उठा लीजिए, आप फॉक्स न्यूज को उठा लीजिए, उनको भारत पाकिस्तान और कश्मीर विषय के बारे में कितनी अंडरस्टैंडिंग है, मैं दावे से कह सकता हूं उनको कुछ नहीं पता। और आप यहां पे आशुतोष जी बैठ के कहते हैं कि हमारे एमईए ने जाकर ट्रंप को और रूबियो को कुछ क्यों नहीं कहा। इनको इंफॉर्मेशन है क्या कि हर फोन कॉल जो एमईए होता साथ में इनको उस कॉन्फ्रेंस कॉल में ऐड किया जाता, उनको बताया जाता कि क्या बात हो रही है। ऐसी बेवकूफी वाली बातें हम लोग को नहीं करनी चाहिए। एमईए ने स्पष्ट शब्दों में ब्लैक एंड व्हाइट बोला है कि इसमें हस्तक्षेप नहीं हुआ। ये निर्णय इंडिविजुअल असेसमेंट के बेसिस पे डीजीएमओ लेवल के बाद जब राजनीतिक स्तर पे गया बात, तो ये हुआ। आखिरी बात मैं बोल रहा हूं, देखिए इसमें राजनीतिकरण हो रहा है, ये ट्रंप विषय नहीं है, आपको समझना होगा। इसमें जो बैठे हैं ना यहाँ पे लोग, इसके पीछे की अब सोच रहे हैं कि चाबी कैसे मिले जिससे कि राजनीतिक ताला खुल सके। एक समय आता है जब राष्ट्र एक सूत्र में बंध जाता है। युद्ध का समय एक ऐसा समय होता है। अभी देश जुड़ गया हुआ है, फेविकॉल से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें विपक्ष की राजनीति नहीं चल सकती है। ये बात मैं समझता हूं, मैं उनसे एम्पैथाइज कर पा रहा हूं। वो क्या बोलेंगे पब्लिक को जाके, किस बात का विरोध करेंगे? तो कुछ तो विरोध करना है ना, तो ट्रंप को ही ले आओ। वो बेचारे सनम बेवफा हो गए कि ट्रंप बेवफा होगा, उनको समझ ही में नहीं आ रहा होगा कि आशुतोष जी ये हिंदी में क्या बड़बड़ा रहे हैं। तो उनको लगा होगा कि मैं तो बहुत वफाओं के साथ मैं अपनी बातें रख रहा हूं कि देखो मैंने आया, भारत की मदद करी। उनको ये लग रहा होगा, उनको ये नुआंस समझ भी नहीं आ रहा है कि जो वो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, उनको नहीं बोलना चाहिए। ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और पूरे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पूरा डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, मेरी कई लोगों से बात हुई है, मेरे एमआईटी रजत सेठी, हो सकता है कि आशुतोष की उम्मीदें आपसे बढ़ गई होंगी सरकार से। इससे पहले तो उनको सरकार से कभी कोई उम्मीद होती नहीं थी, अब उनकी उम्मीदें बढ़ गई है। उनको लगता है कि हर किसी को सुना देना चाहिए। लेकिन आता हूं मैं उसके पास, एक और एक बड़ी खबर इस वक्त आशुतोष सुन लीजिएगा। सीज फायर के बाद अब पाकिस्तान मांग कर रहा है कि सिंधु जल समझौते बहाल रखने की अपील कर रही है भारत से। भारत के जल शक्ति मंत्री के पास इस तरीके उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि सिंधु जल समझौता जो अबेंस में डाला गया है, स्थगित किया गया है, उसको बहाल करिए। रिक्वेस्ट की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। यह पहला डिप्लोमेटिक स्ट्राइक था। जैसे ही 22 तारीख को पहलगाम पर में हमला हुआ, उसके बाद पहला डिप्लोमेटिक स्ट्राइक यही किया गया था। आशुतोष देखिए अगर इसमें हम लोग अगर खुश होना चाहते तो खुश हो सकते हैं, लेकिन मैं अभी जो बात रजत सेठी ने कही थी उसमें एक छोटा सा मैं 30 सेकंड का समय लूंगा। हमारे एक बड़े अच्छे पत्रकार हैं, बड़े अच्छे मित्र, उन्होंने आरएसएस पे किताब लिखी और उन्होंने आरएसएस के एक बड़े नेता को किताब दी। उन्होंने कहा कि भाई ये किताब आरएसएस के लोगों को पढ़नी चाहिए। तो उस नेता ने पता क्या कहा आरएसएस के बोला हमारे यहां पढ़ने लिखने की कौन परंपरा है, कोई नहीं पढ़ेगा इस किताब को, आप क्यों परेशान है इसको लेके।
अब ज्ञान दिया जा रहा है कि सीएनएन वालों को पता ही नहीं विदेश नीति का नुआंसेस, बीबीसी को पता ही नहीं है। सर मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड साहिल, मैं आपको कहना चाहता हूँ यहाँ पर, ये इतने परम ज्ञानी बैठे हैं यहाँ पर टेलीविजन पे, कि सारे ज्ञान की गंगा शुरू और खत्म होती है नीचे से, तो बात क्या कर सकते हैं? मैं थिंक टैंक्स की बात कर चुका हूँ। रजत, I didn't disturb you. I didn't disturb you. Listen to me carefully, then you respond. मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। I didn't disturb you. फिर से बोलूंगा, ये गंगा लोग तो उसकी मोहताज नहीं है ज्ञान। नहीं, ये गलत बात है। नहीं साहिल जी, बकवास करते जो हैं लोग आगे से। चुनाव में नहीं, ये कौन होते हैं देश को ज्ञान देने वाले? आप मामला मत भटकाए, मामला नहीं भटकाएंगे नहीं, सर। जैसे ही देखिए, आपने एक जैसे ही दूसरे पर न्यूज़ टिप्पणी चलाई, करना ठीक होता पाकिस्तान है, गिर लेकिन गिराया, इस तरीके की टिप्पणी मत आशुतोष को मिर्ची करिएगा लग गई और आज आशुतोष भी ज्ञान देंगे। क्या चल रहा है ये? कोशिश कर रहे हैं कुछ भी कि कहीं से भी उठा के कुछ भी कोट करेंगे, ऐसी पत्रकारिता करा करते थे। चलिए, मेरा समय खत्म हो रहा है, की बात कर रहे हैं, मेरा समय खत्म हो रहा है। तो चुनाव में ज्ञान देंगे। इस तरीके की बातें की जा रही है। चलिए, आखिर में बात कर सकते हैं पढ़े लिखे लोगों की तरह, ये ऐसी पढ़े लिखे लोग बात नहीं कर सकते। करिए नेशनल टेलीविजन। देखिए एक सेकंड, सभी को शांत करिएगा जरा, प्लीज सभी को शांत करिए, सभी को शांत करिएगा। देखिए, इस पैनल पर सभी राष्ट्रभक्त बैठे हुए हैं, सब लोग राष्ट्रवादी हैं और उसके साथ साथ सभी पढ़े लिखे हैं। जरा ये बात हम सबके लिए कायम रखते हैं। गिनी चौधरी, आखिर में आपके पास में, जिस तरीके से आज की स्थिति यहां पर बनी हुई है, क्या आज की स्थिति में, क्योंकि हमने देखा कि टर्की के तरफ से खास ट्रेनिंग दी गई थी, और वो भी जब ये वॉर चल रहा था आपस में भारत और पाकिस्तान के बीच में, तब ट्रेनिंग देने की कोशिश की जा रही थी। यह ऐसा कभी होता है क्या, या पाकिस्तान तैयार ही नहीं था, ऐसा लगता है? थैंक यू साहिल। पहले तो मुझे लगा था मुझे आपने गलती से बुला लिया इस दंगल में, बट नॉनदलेस नाउ अगर हम टॉपिक पे आए हैं कि टर्की और पाकिस्तान के रिलेशनशिप, सबसे पहले जैसे हम जो अभी तक दंगल में जो बात चल रही थी कि सीज फायर है क्या है, एज अ फौजी, एक फौजी होने के नाते मैं ये बता सकती हूँ कि सीज फायर होना, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था, ये है लिमिटेड वॉर, या बोल सकते हैं स्थगित किया गया है। तो आर्म फोर्सेस छुट्टी पे नहीं चली गई है कि खत्म, बस अब तो सीज फायर हो गया, अब तो छुट्टियां मनाने चले जाओ। दिस इज द टाइम जहां पर दोनों तरफ की फौजें अपना रीग्रुपिंग, रीअसेसमेंट, आप देखिए ये वक्त आ गया कि हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस की डॉक्ट्रिन जो है वो चेंज करने का वक्त आ गया। अगर आप मेजर की पॉइंट्स देखें इसमें जो 3 हमने लिए हैं, क्लैरिटी ऑफ गोल था, प्रिसिशन टारगेटिंग थी, उसमें स्ट्रैटेजिक क्लैरिटी थी। तो ये कुछ चीजें हैं जो चेंज, बदलाव आएंगे, टाइम के साथ आते हैं। अब मैं आती हूँ आपके क्वेश्चन पे, जो आपने बोला कि टर्किश जो हमने ड्रोन्स भी देखे, जो स्वॉर्म ड्रोन्स आए थे हमारी तरफ। देखिए, टर्की और पाकिस्तान का पहले रिश्ता जो है, जो बुनियाद है, वो धर्म से है, जितना मुझे समझ आता है। और एज अ फौजी ये मैं असमर्थ हूं ये समझने के लिए कि जिस तरह से 2023 के भूकंप के वक्त हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने, हमारे देश ने टर्की का साथ दिया था, तो वो एक इंसानियत थी। तो कैसे धर्म जो है वो इंसानियत से ऊपर हो सकता है? तो ये बात तो एक तो मुझे समझ नहीं आती।